हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा। क्योंकि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कवर कर लिया था फाइलम प्रोटोजोआ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे किसी एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे पढ़ाते टाइम जहाँ पे हम जो भी चीज़ें छूटी होंगी उसको हम बता देंगे। उन्होंने हमसे पूछा था कि पैरामाइलॉन बॉडी का काम क्या है युगलिना में। युगलिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं, तो हमने बताया भी है लिखवाते टाइम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अगर युगलिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो हम बताते, जरूर बताते, लेकिन युगलिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी ऑब्जर्व नहीं किया गया है, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिखाया। बाकी और कुछ क्वेश्चन था कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है कि नहीं, जो मरीन वाटर कह सकते हैं कि प्रोटोजोअन्स हैं, मरीन वाटर प्रोटोजोअन्स, या फिर आप कह सकते हैं जो पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स हैं, उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो अब्सेंट होता है। लेकिन अगर उन्हें लाइफ के किसी स्टेज में आप उनको फ्रेश वाटर के अंदर रखते हैं तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वहां पे अपीयर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे आप फ्रेश वाटर से बाहर निकालते हैं उनको, तो वहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो आप कह सकते हैं इस तरीके से कि वो जो मरीन वाटर होते हैं, मरीन वाटर प्रोटोजोअन्स, और जो पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स होते हैं, उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा के बारे में डिस्कशन करेंगे। और पोरीफेरा में आपको बता दें कि स्पंजेस आते हैं। क्या आते हैं? स्पॉन्जेस आते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि इस फाइलम को कॉन्साइज वे में पढ़ा दें जहां से सारे क्वेश्चंस फंस जाए। ठीक, हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे पढ़ा रहे हैं आप वैसे फॉलो करिए ना, आप इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप क्यों बुक को फॉलो कर रहे हो, हमें यही नहीं समझ आ रहा है कि आप बुक क्यों पढ़ रहे हो। इतना सारा जो सिलेबस है उसको पढ़ाने के लिए आपने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आपने एक कोचिंग ज्वाइन किया है, हमें ज्वाइन किया है, तो हमें कराने दीजिए, हमारे ऊपर ट्रस्ट है। तो बाकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द फाइलम प्रोटोजोआ। तो क्या पढ़ने वाले हैं? फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा, आपको पता है कि देखिए कि कोई भी फाइलम पढ़ेंगे आप, कोई भी फाइलम पढ़ेंगे, उनका जो फाइलम का जो नाम है ना, उसी में उस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर छुपा हुआ होता है। जैसे फाइलम पोरीफेरा कहा हमने, तो पोरी का मतलब हो गया पोर्स, फेरा मतलब बियरर्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो पोर बियरर्स होते। तो पोर बियरर्स का मतलब जिनमें पोर प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं? पोरीफेरा कहते हैं। तो पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो देखिए पोर बियरर्स, ये क्या होते हैं? पोर बियरर्स होते हैं। ओके, और सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसकी स्टडी को कहते हैं पैराजूलॉजी। पैराजूलॉजी कहते हैं, पैराजूलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, प्रोटोजोअन्स की स्टडी को आपने प्रोटोजोलॉजी कहा था और इसकी स्टडी को पैराजूलॉजी कहते हैं। ठीक, और इसका टर्म दिया था, पोरीफेरा टर्म दिया था ग्रांट ने, एक साइंटिस्ट थे ग्रांट ने दिया था। और एक साइंटिस्ट थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। एक साइंटिस्ट थे जॉन एलिस, और इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवर्ड एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्जेस। इन्होंने कहा था भाई स्पॉन्जेस, क्योंकि स्पॉन्ज देखने में बिल्कुल प्लांट जैसे दिखेंगे, फ्लावर जैसे दिखते हैं। आप कभी भी स्पॉन्जेस को देखेंगे तो लगेगा कि ये कोई फ्लावर है, ठीक है ना। लेकिन पहली बार जॉन एलिस ने बताया कि भैया ये एनिमल है, क्योंकि जापान के अंदर आप लोगों को पता होगा एक स्पॉन्ज वेडिंग गिफ्ट के तौर पे वहां पे जो है ना दिया जाता है। ठीक, तो उसका नाम क्या है? यूप्लेक्टेला को वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। जापान में वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है इसको। तो वो बिल्कुल कैसा दिखते हैं? ये सब बिल्कुल प्लांट्स के जैसे दिखते हैं। तो जॉन एलिस प्लांट से आप कह सकते हैं फ्लावर्स के जैसे दिखते हैं, क्योंकि ये कलरफुल भी होते हैं। तो जॉन एलिस पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया भैया कि ये स्पॉन्जेस हैं और ये एनिमल नेचर के होते हैं, क्योंकि एनिमल नेचर होने के लिए ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। अब अगर हम इस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात हम आप सबको पता होगा कि ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? अगर हम इनके सिमेट्री की बात करें तो आप सभी को हमने लिखवाया था स्टार्टिंग की क्लास में, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। पहली चीज, ये मोस्टली तो मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है, मोस्टली मरीन होते हैं। फ्यू फ्रेश वाटर भी होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर भी होते हैं। ओके, फ्यू कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर भी होते हैं। मोस्टली मरीन होते हैं लेकिन फ्यू फ्रेश वाटर भी होते हैं। आई विल डिस्कस, ठीक। उसके बाद क्या है, ये कैसे होते हैं? ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं। सॉलिटरी मतलब अकेले रहने वाला। जैसे स्काइफा की बात करें, स्काइफा की बात करें, स्काइफा मतलब साइकॉन, स्काइफा मतलब साइकॉन। ओके, और ये कैसे हो सकते हैं? ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। जैसे ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया कैसा है? ल्यूकोसोलेनिया कैसा है? ये कॉलोनियल होता है। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनमें मल्टी सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहला लेक्चर आपको याद होना चाहिए, एनिमल किंगडम का पहला लेक्चर, क्योंकि पहले लेक्चर से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें मल्टी सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मल्टी सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इज इट क्लियर? यहां तक तो बात सबको समझ आ रही है। एसिमेट्रिकल है, मोस्टली मरीन है, फिर फ्रेश वाटर भी है, सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं इनमें हम बात करते हैं कि ये जर्म लेयर के बेसिस पे ये कैसे है। तो हमने कहा था ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक हैं। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक का जो हम कह सकते हैं यहाँ पे यूज करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनकी जो बॉडी वॉल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इनमें 2 लेयर्स तो होती हैं, 2 लेयर्स तो होती हैं, लेकिन ये एक्चुअली में नॉट जर्म लेयर्स। ये जर्म लेयर्स का डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुआ होता है, अभी जर्म लेयर्स नहीं बनी होती यहाँ पे, तो ये ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं है। जैसे क्या होता है कि इनकी जो आउटर वॉल होती है, आउटर वॉल, प्लीज फोकस करना है, आउटर वॉल और इनर वॉल। तो अगर हम आउटर वॉल की बात करें तो आउटर वॉल कैसी होती है? इसकी पिनेकोडर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पिनेकोडर्म। यहाँ पे आप अभी एक्टोडर्म और एंडोडर्म टर्म यूज नहीं करेंगे। आउटर वॉल को पिनेकोडर्म कहते हैं और इनर वॉल को कोइनोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइनोडर्म कहते हैं। वेरी वेरी IMP, ध्यान समझिए। आउटर वॉल इज कॉल्ड एज पिनेकोडर्म, जो कि एक्सोजीनस ओरिजिन का होता है, मतलब बाहर है, और इनर वॉल को क्या कहते हैं? कोइनोडर्म कहते हैं। और इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन दीज टू, जो इन बिटवीन इन दोनों के बीच में क्या होता है? नॉन सेल्यूलर जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा होता है, जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा होता है। दैट इज कॉल्ड एज मीज़ेनकाइम या मीज़ोहिल। क्या कहते हैं इनको? मीज़ेनकाइम या फिर मीज़ोहिल कहते हैं। सिलेंटरेटा, इसके बाद सिलेंटरेटा आएगा, तो हमने आपको सिलेंटरेटा डिप्लोब्लास्टिक है, पहला करेक्ट डिप्लोब्लास्टिक सिलेंटरेटा है। पोरीफेरा के जस्ट बाद आएगा सिलेंटरेटा, वो पहला करेक्ट डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। तो हमने आपको वहां पे बताया था कि उन दोनों के बीच में, जैसे बाहर की वॉल एक्टोडर्म, अंदर की वॉल एंडोडर्म, और बीच में एक क्या प्रेजेंट था? एक जिलेटिनस मैटर प्रेजेंट था, जिसको क्या कहते थे? मीजोग्लिया कहते थे। यहाँ वहां पे मीजोग्लिया था, और वैसा ही सेम सब्सटेंस, वैसा ही सेम जिलेटिनस सब्सटेंस आप कह सकते हैं कि इन दोनों लेयर के बीच में, जैसे बाहर की वॉल कैसी है? पिनेकोडर्म, बाहर की पिनेकोडर्म है और अंदर की कोइनोडर्म है, इन दोनों के बीच में ऐसा जिलेटिनस सब्सटेंस भरा होता है, जिसको मीज़ेनकाइम या मीज़ोहिल कहते हैं। ये ए सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? ए सेल्यूलर होते हैं। इज इट डन? ठीक है ना? क्लियर है? तो ये बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ये करेक्ट डिप्लोब्लास्टिक नहीं है,
ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, बिकॉज हियर देयर जो जर्म लेयर्स की ओरिजिन अभी नहीं होती है, जर्म लेयर्स की जगह पे बाहर पिनेकोडर्म और अंदर कोइनोडर्म प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अभी क्या है नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि अब ये जो होती है इनमें इनकी जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील, क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील कहते हैं, या फिर इसी को पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। और जो अब हम लिखाने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी IMP, पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील इज lined by कोइनोसाइट cells या फिर फ्लैजिलेटेड सेल या फिर कॉलर सेल्स। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ था। कॉलर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेरी वेरी IMP, याद रखिएगा। ये कुछ इस तरीके की सेल होती हैं, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि ये जो बॉडी कैविटी होती है, ध्यान से समझिए, जैसे हमने कहा ना कि ये पिनेकोडर्म हो गया और मान लीजिए ये हमने एक स्पॉन्ज बना दिया, ओके, और बाहर की वॉल पिनेकोडर्म हो गई और अंदर की लेयर क्या हो गई? प्लीज बी अटेंटिव और ध्यान समझिए। बाहर क्या है? पिनेकोडर्म है, अंदर क्या है? कोइनोडर्म है, और ये कैविटी क्या है? स्पॉन्जोसील है। क्या है? स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, PGC, स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी है। और इस अब अच्छे से समझना है आपको, जो पिनेकोडर्म होती है दैट इज मेड अप ऑफ अ सेल जिसको हम कहते हैं पिनेकोसाइट्स। क्या कहते हैं? पिनेकोसाइट्स कहते हैं। तो जो पिनेकोडर्म है वो बनी होती है पिनेकोसाइट्स से। किससे? पिनेकोसाइट्स से। और जो कोइनोडर्म है वो बनी होती है कॉलर सेल से। किससे बनी होती है? कॉलर सेल से बनी होती है। तो यहाँ पे हमने कॉलर सेल्स बना दिया, फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिसको हम कोइनोसाइट्स कहते हैं। तो ऑब्वियसली अंदर की तरफ कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होगा। अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है? कोइनोसाइट्स प्रेजेंट है। तो स्पॉन्जोसील कैविटी की लाइनिंग कौन बनाएगा? स्पॉन्जोसील कैविटी की लाइनिंग कौन बनाएगा? कोइनोसाइट्स बनाएगा। कोई टेंशन नहीं। तो पिनेकोडर्म इज मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स, ठीक है, एंड कोइनोडर्म इज मेड अप ऑफ, आप यहां लिख लीजिए, कोइनोडर्म मेड अप ऑफ कोइनोसाइट्स। कोइनोडर्म मेड अप ऑफ कोइनोसाइट्स एंड पिनेकोडर्म मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स। तो अब कहेंगे कि जो स्पॉन्जोसील कैविटी है दैट इज लाइंड बाय कोइनोसाइट सेल या फिर फ्लैजिलेटेड सेल या फिर कॉलर सेल्स। क्या कहते हैं इसको? कॉलर सेल्स कहते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक एकदम कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें एकदम बता रहे हैं आपको, उसको एकदम ध्यान से देखिए, ठीक। अब चलिए आगे अगर हम बात करें कि हमने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, आगे चलिए देखिए एक बार देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। आगे चलिए अब इसका सबसे पहली चीज तो आपको पूरे स्पॉन्जेस पढ़ते टाइम हम बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉलर सेल आपको याद होना चाहिए, स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी आपको याद होनी चाहिए। अब जो एकदम इंपॉर्टेंट है भाई उसको देखिए। अगला यहां पे क्या होता है? वाटर कैनाल सिस्टम या फिर एक्वीफेरस सिस्टम। वेरी वेरी IMP। क्या लिखना है? वेरी वेरी IMP। वाटर कैनाल सिस्टम या फिर एक्वीफेरस सिस्टम पाया जाता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम कहां होता है? वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है
वाटर वस्कुलर सिस्टम, तो वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है एकाइनोडर्मेटा में। किसमें? एकाइनोडर्मेटा में। तो ये तो मत भूलिएगा, एकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है और यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम होता है। यहाँ पे क्या होता है? वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जिसको एक्वीफेरस सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वीफेरस सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम के बारे में आपको 2-3 बात याद रखना है। ये जो कैनाल सिस्टम होता है दैट इज लाइन्ड बाय, ये भी लिख लीजिएगा, या लाइन्ड बाय छोड़िए, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन एज वेल एज डाइजेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। मतलब बहुत सारी प्रोसेस के लिए ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली में वाटर कैनाल सिस्टम में होता क्या है, स्पॉन्जेस हैं, इनकी बॉडी पोरस होती, कैसी होती है? पोरस होती है। तो मेनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पोर्स से वाटर अंदर आता है और एक लार्ज पोर होता है, उसकी हेल्प से वाटर बाहर जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा मतलब अंदर वाटर के अंदर आने और वाटर के बाहर जाने तक के बीच का जो पूरा का पूरा स्टेज होता है, पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, उसी को हम वाटर कैनाल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। और वाटर कैनाल सिस्टम उसी मैकेनिज्म की हेल्प से, क्योंकि भाई वाटर अंदर आएगा तभी वो गैसेस एक्सचेंज होगा, उसके थ्रू फूड आएगा, उसके थ्रू गैसेज आएंगी, ठीक है ना, तो और उसी के थ्रू जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। इज इट क्लियर? तो आगे देखिए, हम कह सकते हैं कि इनके पास क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, बॉडी पोर कैसे होती है? बॉडी पोरस होती है। बॉडी कैसी होती है? पोरस होती है। न्यूमरस मेनी स्मॉल पोर्स जो एक जैसे होते हैं और वन लार्ज पोर होता है। वन लार्ज पोर होता है। जो मेनी स्मॉल पोर होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टिया। क्या कहते हैं इसको? ऑस्टिया कहते हैं। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनलेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनलेट्स ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? और जो वन लार्ज पोर होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटलेट ऑफ वाटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटलेट ऑफ वाटर। तो आप कह सकते हैं कि जो ऑस्टिया है वो इनलेट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो ऑस्क्यूलम है एक ही होता है, सिंगल लार्ज, वन लार्ज पोर। मेनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड एज ऑस्टिया या डर्मल ऑस्टिया कहते हैं इसको, ठीक है, या इनकरेंट ऑस्टिया कहते हैं, या इनकरेंट पोर कहते हैं इसको, ठीक है। और ये एक्सकरेंट पोर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आउटलेट पोर या एक्सकरेंट पोर कहते हैं। रहने दीजिए इसको, अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। इज इट क्लियर? तो यहां तक तो बात सबको समझ आ गई। इसके बाद हम आते हैं कि इसमें जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन कैसा होता है? तो इंट्रासेल्यूलर होता है। हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि भाई डाइजेशन के लिए, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहाँ होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहाँ होगा? जहाँ पे डाइजेस्टिव ट्यूब बन जाएगी। तो यहाँ डाइजेस्टिव ट्यूब जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है। और डाइजेशन पार्सिली कहाँ होता है? पार्सिली इन कोइनोसाइट, पार्सिली इन कोइनोसाइट एंड पार्सिली इन अमीबोसाइट, पार्सिली इन अमीबोसाइट, ठीक, अमीबोसाइट्स। मतलब आप कह सकते हो कि पार्सली कोइनोसाइट्स में होती है, मतलब कुछ डाइजेशन कोइनोसाइट सेल में होता है, कुछ डाइजेशन अमीबोसाइट सेल में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें फूड रिजर्व के लिए, फूड रिजर्व के लिए भी यहाँ पे कुछ सेल होती हैं दैट इज कॉल्ड एज थीसोसाइट सेल। नाम नहीं भूलना, थीसोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको? थीसोसाइट्स कहते हैं, थीसोसाइट्स कहते हैं, जो कि फूड रिजर्व के लिए होता है। हम थोड़ा सा वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में बता देना चाहते हैं।
अभी आगे बताते हैं। तो एक बार इसको देखिए, वाटर कैनाल सिस्टम को तो वैसे भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपको बता देते हैं। थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, जब डिटेल पढ़ाएंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अभी हम वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो आगे हम यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला, यहाँ पे 3 टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जो हमें अभी पढ़ना है ना, उसमें 3 टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। पहला क्या होता है? पहला होता है एस्कॉन टाइप, सबसे सिंपलेस्ट, हम सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ चल रहे हैं, सबसे सिंपल एस्कॉन टाइप। फिर उसके बाद होता है साइकॉन टाइप, साइकॉन टाइप। फिर उसके बाद होता है ल्यूकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। 3 तरीके का वाटर कैनाल सिस्टम या एक्वीफेरस सिस्टम होता है। एस्कॉन टाइप सबसे सिंपलेस्ट, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सबसे सिंपलेस्ट होता है, सिंपलेस्ट। और ये कॉम्प्लेक्स देन एस्कॉन, कॉम्प्लेक्स देन एस्कॉन, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स यू कैन से, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये 3 तरीके का आपको क्या मिलेगा? वाटर कैनाल सिस्टम मिलेगा। अब आपको हम बता दें, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में, लेकिन एग्जाम्पल पूछता है, तो एग्जाम्पल में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया, वेरी वेरी IMP। अब आप प्लीज इसको देखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ल्यूकोसोलेनिया में किस तरीके का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो उसमें सारे ऑप्शन देगा। तो आप जिनको लगेगा कि भाई जो डिटेल में नहीं पढ़े हैं, जिनको पता नहीं है, वो ल्यूकॉन टाइप लगा देंगे, लेकिन ल्यूकॉन टाइप नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? एस्कॉन टाइप होता है। साइकॉन टाइप में, साइकॉन टाइप का एग्जाम्पल आपको लिखना है, कौन? साइकॉन एंड ग्रेंसिया, साइकॉन एंड ग्रेंसिया, साइकॉन एंड ग्रेंसिया। इतनी बात सबको समझ आ रही है? साइकॉन एंड ग्रेंसिया, ठीक है। साइकॉन मतलब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? स्काइफा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्काइफा। और इसको अर्न स्पॉन्ज कहते हैं, अर्न स्पॉन्ज कहते हैं, घड़े जैसा दिखता है, अर्न स्पॉन्ज कहते हैं इसको, ठीक है ना? ओके, इज इट क्लियर? अब देखिए, ल्यूकॉन टाइप सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं। होता तो है ये कहाँ पे? फ्रेश वाटर, जैसे स्पॉन्जिला में होता है, स्पॉन्जिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक। इसके अलावा ये ह्यूस्पॉन्जिया में होता है, ह्यूस्पॉन्जिया में होता है, जिसको हम बाथ स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाथ स्पंज कहते हैं। तो आपको हम बता दें, एक नोट करके आपको लिखना है, और इसे कभी नहीं भूलना। जो हम नोट करके लिखवाने वाले हैं उसको कभी नहीं भूलना। ल्यूकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप एक वाटर कैनाल सिस्टम है, और जिन भी ऑर्गेनिज्म में ल्यूकॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, वो ल्यूकॉन टाइप जो है ना, वो एडल्ट फॉर्म में पाया जाता है। किसमें? अडल्ट में। और इसी का जो सेम यही कैनाल सिस्टम, इसका जो फॉर्म लार्वा में पाया जाता है, लार्वा में, तो हम उसको कहते हैं रेगॉन टाइप। क्या कहते हैं? रेगॉन टाइप। तो आप कह देंगे इस ल्यूकॉन टाइप का सेम यही जो रेगॉन टाइप है, वो इसी का हम कह सकते हैं लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट होने वाला कैनाल सिस्टम है। मतलब जिन भी, जैसे मान लीजिए स्पॉन्जिला है, तो स्पॉन्जिला जब लार्वा फॉर्म में होगा तो उसमें रेगॉन टाइप होता है, और जब वो अडल्ट फॉर्म में चेंज होगा तो उसमें ल्यूकॉन टाइप होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो रेगॉन टाइप जो है, बस आप इतना कह दीजिए कि लार्वल फॉर्म ऑफ ल्यूकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप का ही लार्वल फॉर्म है, बस।
नथिंग एल्स। ओके, तो इतनी बात आपको पहले पता होनी चाहिए। ये अभी आगे हम पढ़ाएंगे इसको, लेकिन यहीं से याद करने की आदत डालिए। एस्कॉन टाइप सबसे सिंपल, हम इस तरीके से बता दें, और ल्यूकॉन टाइप सबसे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और साइकॉन टाइप बीच में। एस्कॉन टाइप का ल्यूकोसोलेनिया, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम बात करें, ल्यूकोसोलेनिया। साइकॉन टाइप का स्काइफा एंड ग्रैंसिया, और ल्यूकॉन टाइप का जो है ना स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। यू स्पॉन्जिया जो बाथ स्पंज होते हैं वो यू स्पॉन्जिया होते हैं। ठीक, इतनी बात सबको समझ आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आते हैं, देखिए अब स्पॉन्जेस के हम प्रॉपर्टीज लिखते जा रहे हैं ना, अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हमने आपको ढेर सारे फीचर्स बता दिए कि जैसे इसमें डाइजेशन कैसा होता है, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है, इसकी जो कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, बॉडी कैसी है, बॉडी लेयर्स कैसे हैं, ठीक है ना, और फिर हम कह सकते हैं डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर है। और इसमें आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में बात करते हैं। इसकी सिमेट्री हम लोगों ने देखा, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, ठीक है, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें स्केलेटल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। स्केलेटल सिस्टम क्या प्रेजेंट होता है? स्केलेटल सिस्टम। स्पॉन्जेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्केलेटन, ठीक, स्केलेटन्स, और स्केलेटन सिक्रीटिंग सेल्स जो होती है। और इसके स्केलेटन्स कैसे हो सकते हैं? इनके स्केलेटन 3 तरीके के हो सकते हैं, कैल्केरियस, सिलीशियस और स्पॉन्जिन फाइबर। एक तरीके का फाइबर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि स्पॉन्जिन प्रोटीन का बना होता है, इसको कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। मतलब डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे हम अभी, तो उसमें देखेंगे कि किसी क्लास में जो इनका स्केलेटल सिस्टम है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, किसी क्लास में सिलिका का बना है, किसी क्लास में एक टाइप की प्रोटीन का बना है जिसको हम स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं। तो उनके बेसिस पे हमने नाम रखा हुआ है कैल्केरियस, सिलीशियस और स्पॉन्जिन फाइबर। जैसे अगर हम बात करें, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्केलेटन और स्केलेटन सिक्रीटिंग सेल, जो स्केलेटन बनाने वाली सेल है, सेल्स कॉल्ड एज स्क्लेरोब्लास्ट। क्या कहते हैं इनको? स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। स्केलेटल सिक्रीटिंग सेल्स को क्या कहते हैं? स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। और ये स्क्लेरोब्लास्ट 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप की सेल्स होती हैं। एक तो होती है कैल्कोब्लास्ट, एक होती है सिलिकोब्लास्ट, और एक होती है स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल, ब्लास्ट, ठीक। मतलब कैल्कोब्लास्ट जो है वो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पिक्यूल्स। मतलब इनका जो स्केलेटन होता है वो कुछ ऐसे स्पिक्यूल्स लाइक होते हैं, ठीक है, जो कि कैसे हो सकते हैं भाई, जो कि किसी ये इस तरीके के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी बॉडी में स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो सकते हैं, सिलिका के बने हो सकते हैं, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर के बने हो सकते हैं। और इनको सिक्रीट करने वाली सेल्स को स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। कैल्केरियस स्पिक्यूल सिक्रीट करने वाली सेल को कैल्कोब्लास्ट कहते हैं, और सिलीशियस स्पिक्यूल सिक्रीट करने वाली सेल को सिलिकोब्लास्ट कहते हैं, और स्पॉन्जिन फाइबर सिक्रीट करने वाली सेल को स्पॉन्जियोब्लास्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए अगला चीज, यहां तक तो बात क्लियर है, यहां तक तो किसी की को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। एक और चीज आप लिख सकते हैं कि ये जो सेल्स होती हैं या स्केलेटन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्केलेटन एम्बीडेड इन मीसेनकाइम, जो बीच की जिलेटिनस लेयर होती है बीच की,
जिसको मिजेंकाइम कहते हैं या मीजोहिल कहते हैं, उसी के अंदर ये सारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के अंदर ये सारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात सबको एकदम अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक, अब अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे भाई? डाइजेशन तो हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया। अब हम देखेंगे इसमें भाई रेस्पिरेशन कैसा होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है नहीं। रेस्पिरेशन किससे होगा? जनरल बॉडी सरफेस से होगा, या आप कह सकते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम की वजह से ही, वाटर कैनाल की हेल्प से होगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, और उसी की हेल्प से वाटर अंदर आता है और गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। इसके बाद अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन ये अमोनोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं, मतलब अमोनोटेलिक होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। फिर आते हैं हम ये सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, ये रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि ये हैं तो वैसे हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि ये जो है ना, ये मोनोशियस होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम बॉडी में होते हैं। ठीक है, जिसको आप बाईसेक्सुअल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाईसेक्सुअल कह सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक, मोनोशियस या बाईसेक्सुअल होते हैं। आगे चले तो आगे देखिए, अगला पॉइंट अगर हम बात करें इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन दोनों तरीके के होते हैं। एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन यहाँ होता है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल में ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है फ्रैगमेंटेशन। भाई फ्रैगमेंटेशन वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो लोअर प्लांट हो चाहे वो लोअर एनिमल्स हो, उनमें बॉडी अगर बॉडी फ्रेगमेंट में टूट गई, दे कैन फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम स्टेम सेल्स, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम टोटीपोटेंट सेल। आई विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, अभी देखिए इसमें क्या है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है और इसमें बडिंग हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन और बडिंग वेरी वेरी आईएमपी जो अभी हम बताने वाले हैं। बडिंग यहाँ पे जनरली कैसी होती है? मोस्ट कॉमन बडिंग यहाँ पे मोस्ट कॉमन इंटरनल बडिंग होती है। इंटरनल बड मतलब बॉडी के अंदर कुछ बड बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जेम्यूल्स। क्या कहते हैं इनको? जेम्यूल्स कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, जेम्यूल्स आर इंटरनल बड। जेम्यूल्स, जैसे मान लीजिए ये इनकी बॉडी है तो बॉडी में ऐसे कुछ जेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल बडिंग होती है इनकी बॉडी में, और ये जेम्यूल्स जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो बाहर आ जाते हैं, और हर एक जेम्यूल कैन फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पॉन्जेस में कैसी बडिंग होती है, इंटरनल की एक्सटर्नल? योर आंसर मस्ट बी इंटरनल बडिंग। जेम्यूल्स, जेम्मा कप याद रखना है, जेम्मी या जेम्यूल्स में अंतर है। जेम्मी मार्केंशिया में बनता है और जेम्यूल्स स्पॉन्जेस में बनते हैं। हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग होती है और स्पॉन्जेस में इंटरनल बडिंग होती है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वेरी वेरी आईएमपी, इसको भी याद रखना। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन हम यही लिखा दे रहे हैं। एक्सेप्शन है ल्यूकोसोलेनिया। क्या है? ल्यूकोसोलेनिया। इसमें एक्सटर्नल बडिंग होती है या एक्सोजिनस बडिंग होती है? एक्सोजिनस बडिंग होती है या फिर एक्सटर्नल बडिंग होती है? क्या कहते हैं? एक्सटर्नल बडिंग। इसको भूलना नहीं, ठीक? इसको भूलना नहीं किसी को। इज इट क्लियर? तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल, अब सेक्सुअल की बात आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स बनते हैं, सेक्स सेल्स, और ये सेक्स सेल्स जो होते हैं, सेक्स सेल्स फॉर्म्ड बाय
formed by archaeocytes cell. आर्कियोसाइट्स, अब यही बताने वाले हैं आपको, आर्कियोसाइट्स ये एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ, क्या कहते हैं इसको, एक टर्म कहते हैं ना रिप्रोडक्शन वाले टाइम को, क्या कहते हैं भाई, रिप्रोडक्शन ही लिख देते हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान एक तरीके की सेल होती है आर्कियोसाइट। ये क्वेश्चन आया है, और अभी इसी साल हाइड्रा का आपसे स्टेम सेल पूछा गया था, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल सेल। हाइड्रा में या सिलेंटरेटा में एक स्टेम सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, और यहाँ पे एक टाइप का सेल होता है जिसको हम आर्कियोसाइट्स कहते हैं। और आर्कियोसाइट इस स्पॉन्जेस के क्या हैं, स्टेम सेल्स हैं। क्या है भाई, स्टेम सेल्स है। अब आपको तो पता है स्टेम सेल्स का मतलब हमने बता दिया, या फिर इसका टोटीपोटेंट सेल, वेरी वेरी आईएमपी। टोटीपोटेंट बताया है, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट, 4 टाइप का स्टेम सेल बताया था हमने आपको। टोटीपोटेंट का मतलब ऐसी सेल जिसके पास कैपेसिटी हो कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले। प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है कि वो पूरे से थोड़ा कम बताया, जैसे हमने आईसीएम बताया था, इनर सेल मास, एक प्लूरीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट का मतलब ऐसी सेल जो लॉट्स ऑफ सेल्स बनाए या लॉट्स ऑफ थिंग्स बनाए, जैसे हमने ब्लड उसके बारे में बताया था, हिमेटोपोइटिक ब्लड स्टेम सेल, जो कि कई सारे ब्लड सेल्स बनाती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, फिर उसमें, तो इस तरीके से हमने मल्टीपोटेंट। और यूनिपोटेंट का मतलब ऐसी सेल जो एक ही टाइप का स्ट्रक्चर बनाए, उसको हम यूनिपोटेंट कहते हैं। तो देखिए स्पॉन्जेस में एक ऐसी सेल होती है जो स्पॉन्जेस की स्टेम सेल है, और अगर ये स्टेम सेल किसी भी बॉडी के पार्ट, मतलब बॉडी कहीं से भी इनकी टूट गई और उसमें ये अगर प्रेजेंट है, तो दे कैन फॉर्म द न्यू बॉडी, ठीक है ना, न्यू ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये स्टेम सेल है, इनके पास टोटीपोटेंसी प्रेजेंट है। और टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ एनी सेल टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टोटीपोटेंसी, एंड दैट टाइप सेल इज नोन एज टोटीपोटेंट। तो आर्कियोसाइट इसका टोटीपोटेंट सेल है, आर्कियोसाइट इसका टोटीपोटेंट या स्टेम सेल है। टोटीपोटेंट तो एक टाइप, स्टेम सेल का ही एक टाइप है ना। ऑल स्टेम सेल्स कैन नॉट बी टोटीपोटेंट, बट ऑल टोटीपोटेंट सेल्स आर स्टेम सेल्स। आप बता सकते, देखिए हम कहते हैं ना कि हमारे स्टूडेंट, नो डाउट हमारे स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कहीं के भी स्टूडेंट, अगर इस फील्ड के स्टूडेंट बुला लीजिए, हमारे स्टूडेंट ज़्यादा स्मार्ट है, इतना हम बता दे रहे हैं दावे के साथ। कभी अपनी चीज़ों को खराब कहना नहीं चाहिए, आप हमारे हो, ठीक है। हम कभी भी हम ये सुनना ही पसंद नहीं करेंगे कि आप किसी से भी इंफीरियर हो। यू आर सुपीरियर, ठीक है, हमेशा हमें पता है, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, आपने रटा नहीं है, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है। स्टेम सेल्स कितनी तरीके की होती है, स्टेम सेल का मतलब क्या है। तो हमने अभी एक स्टेटमेंट बोला, ऑल टोटीपोटेंट सेल्स आर स्टेम सेल्स, या ऑल टोटीपोटेंट सेल्स कैन बी स्टेम सेल, बट ऑल स्टेम सेल कैन नॉट बी टोटीपोटेंट। ये आप ही समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, स्टेम सेल्स को हमने क्या कहा, ये टोटीपोटेंट सेल है। और एक जगह यहीं पे आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, अगर हाइड्रा में या फिर सिलेंटरेटा का स्टेम सेल पूछता है आपसे, तो वहां पे इंटरस्टिशियल सेल ये क्वेश्चन आ चुका है। इंटरस्टिशियल सेल, वेरी वेरी आईएमपी। इन हाइड्रा टोटीपोटेंट सेल, तो हमने टोटीपोटेंट लिखा, तो हमें स्टेम सेल लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया, और ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था। तो याद रखिएगा कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग, हाँ हमने कहा था ना रिप्रोडक्शन वाले टाइम को क्या कहते हैं, ब्रीडिंग कहते हैं। तो हम ब्रीडिंग लिख दें, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे ब्रीडिंग लिख देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ब्रीडिंग सीजन, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। जैसे ब्रीडिंग, ऐसा नहीं कि इनमें सेक्स सेल हमेशा से प्रेजेंट होते,
स्पर्म एंड ओवम हमेशा से यहाँ नहीं प्रेजेंट होते हैं, ब्रीडिंग सीजन के दौरान, ब्रीडिंग सीजन आते से ही ये आर्कियोसाइट सेल जो है ना, आर्कियोसाइट सेल ये चेंज हो जाती है, इसी से सेक्स सेल बन जाते हैं, इसी से क्या बन जाते हैं, सेक्स सेल बन जाते हैं। और आपको बता दें ये जो जेम्यूल्स हैं, जेम्यूल्स ऑल्सो कंटेन्स आर्कियोसाइट्स। तभी तो हर एक जेम्यूल के पास कैपेसिटी होगी कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए, तभी तो इनके पास कैपेसिटी होगी ना कि ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए। इज इट क्लियर? और इसीलिए ये टोटीपोटेंट सेल है, तो इसीलिए ये क्या है, स्पॉन्जिस के पास रीजनरेशन होता है। क्या होता है? रीजनरेशन की पावर होती है। स्पॉन्जेस के पास क्या होता है? रीजनरेशन की पावर होती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल, ठीक, गर्मी बहुत हो रही है, आप इसको देखिए, फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहां तक तो चीजें हो गई। अब यहाँ पे क्या है, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है, ठीक, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट जहां भी टर्मिनोलॉजी आए तो उसका मतलब यहाँ पे लार्वल फॉर्म होता है, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होता है। और आपको हम बता दें कि जो स्पॉन्जेस होते हैं, इसका स्पॉन्जेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्पॉन्जेस में इनका जो अडल्ट होता है, अडल्ट सेसाइल होता है। सेसाइल का मतलब सिडेंट्री, फिक्स होता है, लेकिन इसके जो लार्वा होते हैं वो मोटाइल होते हैं। लार्वा कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, ठीक। तो हमने डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब बताया कि दैट इज लार्वल फॉर्म। तो इसके जो लार्वा होते हैं वो आप लिख लीजिएगा, 3 तरीके का लार्वा होता है। एक को तो हम कहते हैं पैरेनकाइम्यूला लार्वा, एक होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा, आपसे पूछा जा सकता है, और एक होता है सीलोब्लास्टुला लार्वा। इज इट क्लियर? सीलोब्लास्टुला लार्वा। तो आपने कहा कि यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, मतलब पैरेनकाइम्यूला, स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा, पैरेनकाइम्यूला, CHYMULA, ठीक। इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो एकदम अच्छे से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इतनी चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ आनी चाहिए। जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने आपको बताई, ये इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉलिटरी होते हैं या कॉलोनियल हो सकते हैं, मोस्टली मरीन है, फ्यू फ्रेश वाटर है, और एसिमेट्रिकल है। इसके बाद डिप्लोब्लास्टिक मतलब आउटर वॉल पिनेकोडर्म, इनर वॉल कोइनोडर्म, और दोनों के बीच में एक मेसेनकाइम होता है, जिलेटिनस नॉन सेलुलर सब्सटेंस। और इनकी बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील होती है या पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है, ठीक है, दैट इज लाइंड बाय अ कोइनोसाइट सेल या फ्लैजेलेटेड सेल या कॉलर सेल। फिर उसके बाद हमने बताया कि इसमें मेनी इनलेट्स होते हैं जिसको ऑस्टिया कहते हैं, और 1 आउटलेट होता है जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं, ठीक है। फूड रिजर्व होता है थीसोसाइट में। वाटर कैनाल सिस्टम होता है, एक्वीफेरस सिस्टम कहते हैं इसको। डाइजेशन इंट्रासेलर होता है। और वाटर कैनाल सिस्टम 3 तरीके का होता है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। सबसे कॉम्प्लेक्स ल्यूकॉन, सबसे सिंपल एस्कॉन, ठीक। और एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ल्यूकॉन का ही लार्वल फॉर्म रेगॉन टाइप है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में भी बताया हमने आपको, और उसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और फिर हमने देखा कि इसमें फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसा होता है। अब हम आगे चलते हैं, इसके क्लास के बारे में बात करते हैं। तो चलिए,
अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस। आपको बता दें ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम के नेचर के बेसिस पे कि इनका स्केलेटल किसका बना है, किसका बना है, इनका स्केलेटल किसका बना है, कैल्शियम का कैलकेरियस है कि सिलीशियस है कि स्पॉन्जिन फाइबर का बना है। तो इसको हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। कितने क्लास में? 3 क्लास में डिवाइड करते हैं स्पॉन्जेस को, या फिर आपको पोरीफेरेंस को, पोरीफेरेंस को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। किसमें? ध्यान से देखिए, पोरीफेरेंस को 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? कैलकेरिया। पहला क्या है? कैलकेरिया, या फिर ध्यान से समझिए, सारे के जो हम दूसरा नाम लिखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शी स्पॉन्जी, कैल्सी स्पॉन्जी, स्पॉन्जी, ठीक, जिसको हम लाइमी स्पॉन्ज भी कहते हैं। लाइम वाटर याद है, लाइमी, लाइमी स्पॉन्ज, लाइमी, ठीक है ना। दूसरा क्लास है हेक्स एक्टिनिलिडा, हेक्स एक्टिनिलिडा, या इसको हम हाइलोस्पॉन्जेस भी कहते हैं, हाइलोस्पॉन्जेस, या फिर इसी को हम ग्लास स्पॉन्ज कहते हैं, ग्लास स्पॉन्ज कहते हैं, ग्लास स्पॉन्जेस। और सबसे बड़ा क्लास है डेमोस्पॉन्जी, डेमोस्पॉन्जी, ठीक है, आई भी रहेगा यहाँ पे। और आपको सबसे अच्छी बात बता दें कि अब जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से समझते चलना है, ध्यान से समझते चलना है। इसके ये ऑल मरीन होते हैं, ये ऑल मरीन होते हैं, ये भी ऑल या एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। और यहाँ पे ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है। पहली बात तो ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है। अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ ऑल लिविंग जनरा यहीं पे पाए जाते हैं, लिविंग जनरा यहीं पे पाए जाते हैं। अब हमने क्लासिफिकेशन किसके अच्छा, ये ऑल मरीन है, ये मोस्टली मरीन, फ्यू फ्रेश वाटर भी होता है, फ्रेश वाटर। तो आपको अगर पूछा जाए कि 3 क्लास देके कि इसमें से किसमें फ्रेश वाटर पाया जाता है, योर आंसर मस्ट बी डीमोस्पॉन्जी, योर आंसर मस्ट बी डीमोस्पॉन्जी, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया है, इनमें प्रेजेंट जो इनका स्केलेटल सिस्टम है उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यहाँ पे 6 रेड, 6 आर्म वाला, 6 आर्म वाला, मतलब आप कह सकते हैं ऐसा एक आर्म, 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, 4, 5, 6 आर्म वाला 6 रेड सिलीशियस स्पिक्यूल्स, सिलीशियस स्पिक्यूल्स सिलिका का बना होता है। और इनका जो डेमोस्पॉन्जी हैं, इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो एक प्रोटीन का बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। किसका? स्पॉन्जिन फाइबर। एक और आप तीनों के बारे में एक बात लिख सकते हैं, यहाँ पे जो कोइनोसाइट्स होते हैं, कोइनोसाइट्स वो काफी लार्ज होते हैं, ठीक। यहाँ पे जो कोइनोसाइट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, यहाँ पे भी जो कोइनोसाइट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। क्लियर?
यहाँ पे जो आप कह सकते हैं वाटर कैनाल सिस्टम होता है, यहाँ पे जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो होता है एस्कॉन टाइप या फिर साइकॉन टाइप। दोनों टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम हो सकता है, कुछ में एस्कॉन टाइप होता है, कुछ में साइकॉन। तो आपको समझ आ गया होगा कि ल्यूकोसोलेनिया, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लिखते चले यहीं पे, तो एस्कॉन टाइप का एग्जांपल है ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन टाइप का एग्जांपल है साइकॉन एंड ग्रांसिया। ठीक, लिख दिया हमने। ओके, 3 एग्जांपल आपको यहां याद होने चाहिए, ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन एंड ग्रांसिया। यहां पे भी एस्कॉन एंड साइकॉन टाइप ही होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, कॉम्प्लेक्स एस्कॉन एंड साइकॉन। ठीक, कॉम्प्लेक्स एस्कॉन एंड साइकॉन। अभी एग्जाम्पल सबके बाद में लिखेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स क्या है, और हम कोड के साथ भी लर्न करा देंगे, क्योंकि आपसे पूछ दिया जाता है ये किस क्लास का मेंबर है। ठीक है, तो यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस, हम आपको कोड के साथ याद करा देंगे। यहां पे क्या है, यहां पे इनमें जो वाटर कैनाल सिस्टम है वेरी आईएमपी। अडल्ट में ल्यूकॉन टाइप और लार्वा में रेगॉन टाइप। तो आपसे पूछा जाता है रेगॉन टाइप का कैनाल सिस्टम किस क्लास के लार्वा में पाया जाता है, तो योर आंसर मस्ट बी डीमोस्पॉन्जी। किसमें? डेमोस्पॉन्जी में होता है। किसमें होता है? डेमोस्पॉन्जी में होता है। एक बार एकदम अच्छे से देखिए, रटना एकदम नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ भी चलेंगे और उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एकदम अच्छे से देखिए, ठीक? क्लियर है? क्लियर ना? आगे चलें। मतलब आपको ये सारी बात एकदम, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि बताइए कि जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है वो कहाँ पे होते हैं, तो डीमोस्पॉन्जी में होते हैं। और इनके उसके स्केलेटल सिस्टम के बेसिस पे हमने बताया, और उसके बाद हमने आपको कैनाल सिस्टम के बारे में भी बताया। 3 क्लास हो गया। अब अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं क्लास के ही साथ, आप उसी में नीचे लिखेंगे एग्जाम्पल। मतलब फ्लो चार्ट बिगड़ना नहीं चाहिए। कैलकेरिया पहला क्या है? कैलकेरिया। कैलकेरिया के एग्जाम्पल कौन कौन है? तो कैलकेरिया का पहला एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। ठीक, ल्यूकोसोलेनिया सबसे सिंपलेस्ट स्पॉन्ज होता है। ठीक है, इसकी बॉडी सबसे सिंपल हो। दूसरा साइकॉन या स्काइफा, जिसको हम अर्न स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्न स्पॉन्ज कहते हैं। और तीसरा ग्रांशिया, ये इसके एग्जाम्पल। तो 3 एग्जाम्पल आपको यहां लिख लेना है। ठीक है, चलिए दूसरा, और क्लैथरीना भी इसी का एग्जाम्पल होता है। क्लैथरीना तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लैथरीना, बाकी ये पूछा नहीं जाता। इसके बाद हेक्सैक्टिनिलिडा। हेक्सैक्टिनिलिडा क्यों कहा? 6 रेड स्पिक्यूल पाया जाता है, जो कि सिलिशियस होता है, 6 आर्म वाला, इसीलिए इसको हेक्सैक्टिनिलिडा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला जिसको हम कहते हैं वेनस फ्लावर बास्केट। वेनस फ्लावर बास्केट वेरी आईएमपी। इसके बारे में बात बताएंगे आपको। इसको दिया जाता है एज वेडिंग गिफ्ट इन जापान में इसको वेडिंग गिफ्ट के तौर पे गिफ्ट किया जाता है। ठीक है, और क्यों किया जाता है भाई? ऐसा क्या रीजन है इसको वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक टाइप का श्रिम्प होता है। जैसे आप जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनका दिखेगा, और इनके अंदर एक तरीके का श्रिम्प होता है, जो कि एक क्रस्टेशियंस है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर क्रस्टेशियन है।
और ये श्रिम्प इसके साथ कमेंसलिज्म शो करता है। क्या शो करता है? कमेंसलिज्म। और थ्रू आउट लाइफ ये इसी के अंदर रहता है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? यूप्लेक्टेला एंड श्रिम्प। कैसा एसोसिएशन है इनका? कमेंसलिज्म। और इस श्रिम्प का नाम भी लिख लीजिए, इसी श्रिम्प, क्योंकि ये श्रिम्प है लेकिन ये स्पॉन्ज के अंदर रहता है, इसीलिए इसको स्पॉन्जिकोला कहते हैं। इसका नाम क्या है? स्पॉन्जिकोला। इस श्रिम्प का नाम है स्पॉन्जिकोला। तो क्योंकि स्पॉन्ज के, अब कभी दे दिए स्पॉन्जिकोला किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो आपको स्पॉन्जेस नहीं लगाना है, पोरीफेरा नहीं लगाना है, आपको लगाना है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन मतलब आर्थ्रोपोडा है ये, ठीक है। स्पॉन्जिकोला, कमेंसलिज्म, और इसको कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ लव। प्रिजनर्स ऑफ लव, ठीक, इनके एसोसिएशन को कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ लव। इसीलिए इसको वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, भाई तुम दोनों भी साथ साथ रहो, ऐसे ही जैसे श्रिम्प और यूप्लेक्टेला साथ में रहते हैं, ठीक है ना। बाकी दूसरा एग्जाम्पल, तो ये पहला एग्जाम्पल था यूप्लेक्टेला, जिसको वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका हाइलोनिमा, जिसको ग्लास रोप कहते हैं, ग्लास रोप कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल इसका फेरोनिमा। फेरे लिए तो क्या हो गया? बवाल हो गया। फेरे लिए तो बवाल हो गया, ऑब्वियस सी बात है भाई, फेरे लिए तो बवाल हो गया, मतलब फेरोनिमा बाउल स्पंज, बवाल से बाउल याद रखना, ठीक है ना। तो यूप्लेक्टेला ने फेरे लिए तो बवाल हो गया, बस ऐसे ही याद रखना आप, क्योंकि हम तो ऐसे ही याद रखते थे, ठीक। तो फेरोनिमा बाउल स्पंज हो गया, यूप्लेक्टेला वेनस फ्लावर बास्केट हो गया, हाइलोनिमा क्या हुआ? ग्लास रोप हो गया, ठीक। इज इट क्लियर? अब आगे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं डेमोस्पॉन्जी के। डेमोस्पॉन्जी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेमोस्पॉन्जी के एग्जाम्पल में आएगा क्या? स्पॉन्जिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। यूस्पॉन्जिया, जिसको हम बाथ स्पंज कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं, ठीक। चैलिना या क्लियोना, क्लियोना को हम बोरिंग स्पंज कहते हैं। बोरिंग वो बोर होने वाला बोरिंग नहीं, बोर मतलब छेद करना, ठीक। बोर मतलब छेद करना, क्यों कहते हैं? और इसको हम सल्फर स्पॉन्ज भी कहते हैं, क्योंकि ये येलो कलर का होता है। सल्फर स्पॉन्ज कहते हैं क्योंकि येलो कलर का होता है। और बोरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए काफी हार्मफुल है। पर्ल के अंदर, मोती के अंदर ये छेद करते हैं, ठीक है। तो दिस इज हार्मफुल फॉर द ऑयस्टर इंडस्ट्री, हार्मफुल फॉर ऑयस्टर। पर्ल इंडस्ट्री को ऑयस्टर भी कहते हैं, ऑयस्टर या पर्ल इंडस्ट्री। पर्ल इंडस्ट्री उसमें छेद करते हैं मोती में, इसीलिए इसको बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं। इसका और एग्जांपल लिख लीजिए, हिप्पो स्पॉन्जिया, नाम ही हिप्पो है, नाम ही हिप्पो है, तो इसको क्या कहोगे? गधा स्पॉन्ज की हॉर्स स्पॉन्ज कहोगे, हॉर्स स्पॉन्ज कहोगे। और एग्जांपल लिख लीजिए इसका चैलिना, चैलिना जिसको हम डेड मैन्स फिंगर कहते हैं, डेड मैन्स फिंगर कहते हैं। क्यों कहते हैं बताते हैं, या फिर इसी को लिखिए एक जगह, मरमेड ग्लव्स कहते हैं, मरमेड ग्लव्स। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है, ग्लव्स पहनते हैं ना हम लोग, ठीक। ये ऐसा स्पॉन्ज दिखेगा, ऐसा दिखेगा समुद्र के अंदर की जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति का क्या है, ये उंगलियां हैं, डेड मैन्स फिंगर। या फिर जो परी, जलपरी, मरमेड का मतलब जो जलपरी है उसका ग्लव्स है।
तो इसको हमने क्या कह दिया, चैलीना। ओके। अब देखिए, याद हो गया होगा एग्जाम्पल आपको। अभी हम थोड़ा सा एक कोड बना देते हैं ताकि आप कोड भी ना भूलो। और कोड तो हमारा आपको पता ही है, दिमाग हिला देने वाला कोड होता है। तो कोड हमारे कैसे होते हैं, जो एक बार दिमाग तो हिल जाए लेकिन याद हो जाए। जैसे देखिए, अब हम हमारा जो कोड है वो पहले बता दें, इसके सारे एग्जाम्पल्स कैसे याद रखने हैं आपको, कि कौन किस क्लास से बिलोंग करता है। इसके एग्जाम्पल में कौन किस क्लास से बिलोंग करता है इसका कोड बताते हैं आपको। एक लड़की थी, ठीक, इसके आगे बताते हैं आपको। और वो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इरिटेटेड है। ओके, उसका नाम है लूसी। ठीक, तो क्या हुआ, कल लूसी, कल को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, कल सी से, कल लूसी, ये वाला लूसी समझिए, कल लूसी गिरी, गिर भी गई वो, मतलब थोड़ी इरिटेटेड है तो पहले तो गिरी, ठीक है, समझिए, कल लूसी गिरी, फिर वो इरिटेटेड तो है ही, फिर उसके बाद वो क्या करेगी, फिर उसने क्या किया, उसने 6 ग्लास बाउल एंड बास्केट तोड़ी। पहले गिरी, ठीक है, फिर 6 बाउल और बास्केट तोड़ी। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, कोई एक डेमो मूवी है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं हॉर्स का डेमो देखी, हॉर्स का डेमो देखी, पसंद नहीं आया, बोर हो गई, ठीक, हॉर्स का डेमो देखी, फ्रेश बाथ ली, नहीं ऐसे कहते, हॉर्स का डेमो देखी, क्या हो गया भाई तुमको, हॉर्स का डेमो देखी, बोर हो गई, बोर हो चली, बोर हो चली, ठीक है ना, ये बोर 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 हो चली, फिर उसके बाद क्या, फ्रेश बाथ ली, फिर उसने क्या किया, फ्रेश बाथ ली, तब जाके उसका दिमाग ठंडा हुआ। अरे आप कहोगे मैम क्या ही आप हमारा दिमाग गर्म कर रहे हो, है ना, लेकिन करना है कैसे भी करके। क्या बताया हमने, क्या बताया, इतना आप देखो, 1 से 2 बार में ये पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, 1 से 2 बार में याद होगा। क्या कहा, कल लूसी गिरी, ठीक, 6 ग्लास बाउल एंड बास्केट तोड़ी, हॉर्स का डेमो देखी, बोर हो चली, फिर फ्रेश बाथ ली, तब जाके उसका दिमाग ठंडा हुआ। तो हमने कहा भाई इससे देखो क्या, कल से मतलब कैलकेरिया, लूसी गिरी। अब देखिए हम इसे बता दे रहे हैं आपको, कल से कैलकेरिया, कैलकेरिया, ठीक, लूसी मतलब ल्यूकोसेलेनिया, SY से साइकॉन, गिरी, गिरी से ग्रैंशिया। तो एक तो सेंटेंस कंप्लीट, एक सेंटेंस कंप्लीट। उसके बाद 6 ग्लास बाउल और बास्केट भी तोड़ी, तो भाई 6 से आप कहोगे हेक्सेक्टिनलिडा, ग्लास, ग्लास स्पंज क्या कहते हैं, हाइलोनिमा, बाउल, बाउल मतलब फेरे लिए तो बवाल हुआ, मतलब बाउल का मतलब फेरोनिमा, बास्केट यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, ठीक, दूसरा कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट। हॉर्स का डेमो देखी, तो हॉर्स मतलब हिप्पोस्पॉन्जिया, हिप्पोस्पॉन्जिया, डेमो से डेमोस्पॉन्जी का तो है ही ये, डेमो से डेमोस्पॉन्जी,
बोर हो चली, बोर, बोर की स्पेलिंग हमें नहीं पता, बोरिंग का तो हमें लगता है यही होना चाहिए। बोरिंग स्पॉन्ज क्लायोना, हो चली, चली से चैलिना जिसको हम डेड मैन्स फिंगर कहते हैं। फ्रेश, फ्रेश बाथ ली, फ्रेश से फ्रेश वाटर। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर मतलब एक तो फ्रेश बाथ, बाथ से, बाथ से बाथ स्पंज, बाथ से बाथ स्पंज, ह्यूस्पॉन्जिया, है ना। काम की चीज बताई कि नहीं बताई? ठीक, तो देखिए ये 3 हो गया, 3 सेंटेंस में आपका ये पूरा तैयार कर सकते हो आप, इसके सारे एग्जांपल्स। कल लूसी गिरी, 6 बास्केट बाउल तोड़ी, 6 ग्लास बास्केट बाउल तोड़ी, ठीक है। हॉर्स का डेमो देखी, बोर हो चली, फ्रेश बाथ ली। क्लियर, क्लियर। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, तो आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है ना। और अभी जो हमने बताया आपको तीनों टाइप के कैनाल सिस्टम, वो भी आपको याद होने चाहिए। उसका तो हम कोड नहीं बनाए, लेकिन एक बार याद करा देते हैं। एस्कॉन टाइप, क्योंकि देखिए इस पूरे एस्कॉन टाइप का डिस्क्रिप्शन थोड़े मांगेगा आपसे, हाँ बस वाटर फ्लो का तो चार्ट मांग लेगा कि उसका क्या है मैकेनिज्म, वो हम बताएंगे आपको। तो एस्कॉन टाइप किस में होता है? आलू, आलू मतलब एस्कॉन टाइप ल्यूकोसेलेनिया में होता है। किस में होता है? ल्यूकोसेलेनिया में। बाकी साइकॉन तो हमने कहा भाई साइकॉन टाइप तो साइकॉन में ही होता है और ग्रांशिया में होता है। तो देखिए आ गया ना, ये तीनों एस्कॉन और साइकॉन मिला के कैलकेरिया के मेंबर हो गए ना। तो हमने कैलकेरिया में बताया था कि एस्कॉन और साइकॉन दोनों होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कैलकेरिया में किस टाइप का, कैलकेरिया में किस टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता है? तो आप बताना एस्कॉन और साइकॉन दोनों क्योंकि कैलकेरिया में ये आते हैं, लूसी गिरी आते हैं, ठीक है ना। इज इट क्लियर? इसके बाद जो हमने तीसरा बताया था ल्यूकॉन, तो ल्यूकॉन तो डेमोस्पॉन्जी, सारे डेमोस्पॉन्जी में होता है। तो लड्डू से याद रख लीजिए। किससे याद रखोगे? लड्डू, लड्डू से याद रख लो। ल्यूकॉन टाइप डेमोस्पॉन्जी में होता है। आलू से एस्कॉन टाइप, क्योंकि एल एल 2 जगह आ रहा है ना, तो ये हमेशा याद रखना कि जो पहला वर्ड है वो टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। तो आलू मतलब एस्कॉन टाइप ल्यूकोसेलेनिया में, बाकी साइकॉन तो साइकॉन एंड ग्रांसिया में होगा। लड्डू मतलब ल्यूकॉन टाइप डेमोस्पॉन्जी, और डेमोस्पॉन्जी के मेंबर तो आपको याद ही है, डेमो देखी, हॉर्स का डेमो देखी, बोर हो चली, फ्रेश बात ली। और इसी का हम कहेंगे कि जो लार्वा है वो रेगॉन है, लार्वा रेगॉन फॉर्म में, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए, हमने बोला नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लीजिए भाई, बहुत मेहनत किया हम लोगों ने यहाँ तक। अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या? कैनाल सिस्टम। अब हम आपको बताने वाले हैं कैनाल सिस्टम। हाँ हाँ हाँ, बस 1 घंटा और लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब आगे क्या है इसको एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हमें और क्या पढ़ना है? कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम 3 तरीके का है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एस्कॉन टाइप, किसमें होगा? आलू,
आलू से याद रखेंगे ना, भूलेंगे नहीं ना। स्कॉन टाइप किसमें है? ल्यूकोसोलेनिया में है। और हम कह देंगे कि ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप, सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है। किसमें होता है? ल्यूकोसोलेनिया में होता है। किसमें होता है? ल्यूकोसोलेनिया में होता है। होता क्या है यहाँ पे एक बार देख ले। ये कैनाल सिस्टम ना बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये बहुत सिंपल होता है। आपको बता दें एकदम सिंपल सा डायग्राम एक हमने बनाया है और ये अधूरा रह गया था। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, क्या हुआ भाई। ये एक सबसे सिंपलेस्ट टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम और इसमें होता क्या है, जो ये सबसे बाहर की लेयर आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं पिनेकोडर्म और दिस इज एक्चुअली लाइंड बाय पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स जो अंदर की है उसको क्या कहेंगे? कोइनोडर्म एंड दिस इज लाइंड बाय, या लाइंड ना कह के मेडअप कह लीजिए, मेडअप ऑफ, ये ऊपर वाला भी मेडअप ऑफ लिखिएगा। कोइनोसाइट्स, कोई टेंशन, मेडअप ऑफ। ये जो पोर दिख रहे हैं आपको, मेनी पोर, मेनी छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, इसको हम ऑस्टिया या डर्मल ऑस्टिया कहते हैं, डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। और ये कैविटी क्या है भाई? स्पॉन्जोसील है। इन दोनों के बीच में एक जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा हुआ है जिसको हम मीजेनकाइम कहेंगे या मीजोग्लिया कहेंगे, अरे सॉरी मीजोहिल कहेंगे। ये स्पॉन्जोसील है जो कि जिसकी लाइनिंग किसकी होगी? कोइनोसाइट्स की होगी क्योंकि ये अंदर है। और ये जो लार्ज पोर है एक, इसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। होता क्या है भाई, देखिए इस टाइप के कैनाल सिस्टम में सिंपल सी बात है, ये बाहर तो पानी भरा हुआ है ना बाहर वाटर में रहते हैं ये, तो बॉडी में मेनी पोर्स है, लिखाने नहीं जा रहे हैं हम। बॉडी में मेनी पोर्स हैं, आपको दिख रहा है, जिसको हम डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। यहां से वाटर अंदर है, डायरेक्टली स्पॉन्जोसील में आ गया, स्पॉन्जोसील कैविटी में आ गया, या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, और स्पॉन्जोसील से होते हुए फिर ये ऑस्कुलम से होते हुए बाहर चला गया। बस यही है इसका मतलब। ये अंदर आया फूड वूड लेके, गैसेस सोसेस लेके, और यहाँ पे इसको पूरा सप्लाई किया, और उसके बाद स्पॉन्जोसील से बाहर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट और जो भी वेस्ट वगैरह है ये ऑस्कुलम से बाहर चला गया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है। मतलब आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, जो इनकरेंट वाटर है ये आप ऐसे दर्शा सकते हैं, इनकरेंट वाटर है, ये ऑस्टिया के थ्रू कहाँ आता है? ये आ जाता है स्पॉन्जोसील में, और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू ये चला जाता है आउटसाइड। बस सिंपल सा आपको यहां पे दिखाना है, इनकरेंट वाटर ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसील में, और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू आउटसाइड चला जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? एक बार इसको देखिए, फिर उसके बाद आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, ओके चलिए अब आते हैं जो सेकंड टाइप का कैनाल सिस्टम, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा इससे, जिसको हम क्या कहते हैं? साइकॉन टाइप या साइकोनॉइड, साइकॉन टाइप। तो आप कहेंगे दिस इज द कॉम्प्लेक्स देन स्कॉन टाइप।
कॉम्प्लेक्स देन एस्कॉन टाइप। और आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल साइकॉन एंड ग्रैंसिया, साइकॉन एंड ग्रैंसिया। ठीक, चलिए इसमें क्या होता है इसको जरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, पूरी कोशिश कर रहे हैं डायग्राम बनाने की और इसको समझाने की। इसमें देखिए, इसमें काफी फोल्डिंग हो जाती है, इसकी जो वॉल है ना इसमें काफी फोल्डिंग देखने को मिलेगी आपको। और इसकी फोल्डिंग की वजह से यहां पे दो तरीके के कैनाल बन जाएंगे, दो तरीके का कैनाल बन जाएगा। किसकी वजह से? फोल्डिंग की वजह से। पहले देखिए थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन देखिए आप समझने की कोशिश करिए हम क्या कह रहे हैं। जो बॉडी वॉल है इसकी फोल्डिंग हो जाती है, और अभी तो हम इसे बीच बीच से कट भी करेंगे। हमने फोल्डिंग को थोड़ा सा ऐसे बना दिया, एक ही तरफ बना रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं बनाएंगे। ठीक, हुआ क्या कि यहां पे थोड़ा सा एक पोर, एक छोटा सा पोर यहां दिखाना होगा, एक छोटा सा पोर यहां दिखाना होगा, छोटा सा पोर यहां दिखाना होगा, यहां दिखाना होगा, छोटा सा पोर यहां, 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 यहां। अभी देखिए आप समझने की कोशिश करिए हम क्या बता रहे हैं। होता क्या है, ये डायग्राम आप बुक में भी देख सकते हैं अच्छे से, लेकिन बस हमें आपको समझाना है। ये जो एक पोर दिख रहा है, देखिए आपको ये फोल्डिंग जब दिखी है ना, ये जो फोल्डिंग हुई, किसकी? जो बॉडी वॉल है उसकी फोल्डिंग हो गई। फोल्डिंग की वजह से दो कैनाल दिख रहा है आपको। एक जो बाहर का कैनाल दिख रहा है ये वाला कैनाल, ऐसे इसको कहते हैं इनकरेंट कैनाल। क्या कहते हैं? इनकरेंट कैनाल। और जो अंदर वाला ये फोल्डिंग है, ये कैनाल जो दिख रहा है, ये देखिए दो तरीके की फोल्डिंग है, बाहर का कैनाल और ये जो अंदर का कैनाल है, इसको कहते हैं रेडियल कैनाल। क्या कहते हैं? रेडियल कैनाल या फ्लैजिलेटेड कैनाल या फ्लैजिलेटेड चैम्बर। क्या कहते हैं इसको? फ्लैजिलेटेड चैम्बर। तो पहले समझिए, ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ, हम लिख रहे हैं पहले ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ, लिख रहे हैं ताकि आप समझो, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल टू कैनाल्स फॉर्म्ड, टू कैनाल्स फॉर्म्ड। वन क्या? जो बाहर की तरफ है इनकरेंट कैनाल, और दूसरा रेडियल कैनाल। इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वाटर और ये अब ये जो इनकरेंट कैनाल की ये जो पोर है, ये पोर तो ऑस्टिया है ही, ये जो बाहर जो पोर दिख रहा है आपको, ये पोर, ये डर्मल ऑस्टिया है। क्या है? डर्मल ऑस्टिया। तो ऑब्वियसली डर्मल ऑस्टिया से वाटर किस में आएगा? इनकरेंट कैनाल। और इनकरेंट कैनाल से एक ये छोटा पोर दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इनकरेंट कैनाल, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं कि बाहर ऐसे इनकरेंट कैनाल है, देखिए ये, और इनकरेंट कैनाल में एक पोर आपको दिखेगा, ये वाला, ये पोर, ये मान लीजिए ये बाहर का है, हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ये है इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल। और इनकरेंट कैनाल से जो पोर दिख रहा है आपको, ये पोर, तो इस पोर को हम बता दें कि ये जो पोर है, इस पोर को क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल। क्या कहते हैं? प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल से जो वाटर आया तो वो आ गया रेडियल कैनाल में। किसमें? रेडियल कैनाल। और इधर स्पॉन्जोसील है ये, और ये वाला पोर कहलाता है एपोपाइल। क्या कहलाता है? एपोपाइल। अब यहां तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, ये वाला पोर कहलाता है डर्मल ऑस्टिया। बस और बस, कुछ नहीं करना आपको, प्लीज जैसे बता रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। क्या बताया हमने आपको? देखिए, तो वाटर यहां पे कैसे आया? वाटर यहां पे कैसे आया? फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। तो देखिए इसका क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। इसका अगर पाथवे हम बनाएं, इसका पाथवे बनाएं, तो आप कहेंगे पहले जो इनकरेंट वाटर,
यहां पे क्या लिखा था हमने, इनकरेंट वाटर या इनग्रेशिंग वाटर। तो पहले क्या हुआ, इनकरेंट वाटर किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू या डर्मल ऑस्टिया के थ्रू कहां आएगा, इनकरेंट कैनाल में। अभी सुनिए हमारी बात, इनकरेंट कैनाल में आएगा। और इनकरेंट कैनाल से किस पोर के थ्रू, किस पोर, प्रोसोपाइल के थ्रू आएगा, रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल। और रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू आ जाएगा स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील में। और स्पॉन्जोसील के थ्रू, स्पॉन्जोसील से ऑस्किलम के थ्रू आउटसाइड चला जाएगा। ये है इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। डर्मल ऑस्टिया से और ये दो कैनाल बने किसकी वजह से, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल। यहां पे बॉडी वॉल फोल्ड नहीं हुई थी, एकदम आपको स्ट्रेट दिख रही है, बस पोर है। तो जैसे यहाँ पे बॉडी वॉल फोल्ड हुई ना, वैसे दो यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे दो कैनाल बन गए, एक इनकरेंट कैनाल, ठीक, और एक बन गया आपका रेडियल कैनाल। तो डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से वाटर एक पोर के थ्रू आएगा, रेडियल कैनाल में उस पोर को प्रोसोपाइल कहेंगे। और रेडियल कैनाल से आएगा स्पॉन्जोसील में, किस पोर के थ्रू से, किस पोर के थ्रू, एपोपाइल। और एपोपाइल स्पॉन्जोसील में आया, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर चला जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर? अब आपको एक बात याद रखना है कि ये जो इनकरेंट कैनाल बनाया है हमने, इनकरेंट कैनाल जो आउटसाइड की कैनाल है बाहर की तरफ, दैट इज मेड अप ऑफ, ये किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स। ये पिनेकोसाइट्स, इसकी लाइनिंग पिनेकोसाइट्स। तो इस जो इनकरेंट कैनाल ऐसे बनाया आपने, ये पिनेकोसाइट सेल से बनी होगी, पिनेकोसाइट सेल से। तो देखिए ये पूरा पिनेकोसाइट सेल से बनी, ऐसे बना दिया हमने। लेकिन ये स्पोर से, इस पोर से ये जो दूसरा हमने एक एश स्ट्रक्चर बना दिया, इस पोर से ये पोर बना दिया। इस पोर को क्या कहेंगे आप, देखिए ना, देखिए समझिए हमारी बात को। इस पोर को आप प्रोसोपाइल कहेंगे, ये वाला पोर। और रेडियल कैनाल की जो लाइनिंग होती है, या रेडियल कैनाल इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स या कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट सेल, इसीलिए इसको फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स कहते हैं। जो रेडियल कैनाल है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड चैम्बर, या दिस इज मेड अप ऑफ कोइनोसाइट। तो हम कहेंगे इनकरेंट कैनाल मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट, रेडियल कैनाल मेड अप ऑफ कोइनोसाइट्स, इसीलिए इसको हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहते हैं। तो याद रखना, बस ये है साइकॉन टाइप। क्लियर? क्लियर ना? ये क्या है, साइकॉन टाइप है। इज इट डन? ओके, तो आपको ये पाथवे पता चल गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या आप इसी एक एस के अंदर ये पूरी कहानी दिखा सकते हैं? इस एस के अंदर आपने पूरी कहानी दिखाना है। यह है डर्मल ऑस्टिया, यह है इनकरेंट कैनाल, यह है प्रोसोपाइल, यह है रेडियल कैनाल, यह है एपोपाइल, यह है स्पॉन्जोसील, यह ऑस्टिया, सॉरी ऑस्किलम और बाहर। ठीक है ना? इज इट डन? आगे चलें, चलिए नेक्स्ट। सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ल्यूकॉन टाइप। मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और आप कहेंगे कि ये किसका फीचर है, तो आप कहेंगे ये डेमोस्पॉन्जी का फीचर है, डेमोस्पॉन्जी का फीचर है। और इसमें लार्वल फॉर्म में, इसका लार्वल फॉर्म रेगॉन टाइप होता है, रेगॉन टाइप से ही डेवलप हुआ है, ये याद रखना। ल्यूकॉन टाइप इज डेवलप फ्रॉम द रेगॉन टाइप। ओके, अब इसमें और फोल्डिंग हो जाती है ड्यू टू मच फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल और ज्यादा फोल्ड हो जाती है, ठीक, मच फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल। हम कह देंगे जो इसका स्पॉन्जोसील है,
स्पॉन्जोसील ही खत्म हो जाता है। स्पॉन्जोसील श्रिंक्स एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एग्ज करेंट कैनाल। एग्ज करेंट कैनाल, अब जहां पे स्पॉन्जोसील हुआ करता था वहां एक एग्ज करेंट कैनाल बन जाएगा एंड कोइनोसाइट्स, बस ऐसे लिखिए और कुछ नहीं करना भाई। मतलब इतनी ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है इसकी बॉडी वॉल की, बस समझिए बॉडी वॉल की इतनी ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है कि ये जो स्पॉन्जोसील था वो पूरा का पूरा श्रिंक हो गया। अब वो एक कैविटी नहीं रही, वो एक कैनाल बन गया। वो अब एक कैविटी नहीं रही, वो क्या बन गया, एक कैनाल बन गया, जिसको हम एक्सकरेंट कैनाल कहेंगे। तो बस और बस क्या हुआ, फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग हमने बस सिंपल से ऐसे बना दिया कि देखिए ऐसे ऐसे हो गया, ठीक। अब आपने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ पे मोड ऑफ जो आपका इस तरीके से था, इनकरेंट वाटर, क्या करेंगे आप इसमें, इनकरेंट वाटर डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आया, किस में आया, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में आया, एपोपाइल से कहां आया, वेरी गुड, एक्सकरेंट कैनाल में आया, एक्सकरेंट कैनाल में आया, और फिर ऑस्क्यूलम से आउटसाइड चला गया। मतलब स्पॉन्जोसील का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया इसने, स्पॉन्जोसील का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया यहाँ पे, स्पॉन्जोसील खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। बस कंपटीशन के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं, हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना आप सबको, इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो तीनों टाइप का कैनाल सिस्टम और उसका जो मोड ऑफ आपने बताया वो आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम, एक तो कैनाल सिस्टम हो गया, अब दूसरा इसका स्केलेटल सिस्टम देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है लेकिन समझ लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम आपको पता है कि इसमें ये मेडअप ऑफ, इसकी जो सेल्स होती है उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल, स्क्लेरोब्लास्ट सेल कहते हैं। और जो कैल्कोब्लास्ट, सिल्कोब्लास्ट, स्पॉन्जियोब्लास्ट, ये सब स्केलेटल सिस्टम में जो स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो स्पिक्यूल्स 3 टाइप्स के होते हैं। जनरली कितने टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं, 3 टाइप, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हो, चाहे सिलिका के बने हो, चाहे स्पॉन्जिन फाइबर के बने। एक होता है मोनोएक्सॉन, एक होता है ट्राई रेडिएट, एक होता है टेट्रा रेडिएट या टेट्राएक्सॉन कहते हैं, ठीक। मोनोएक्सॉन का मतलब भाई ओनली 1 एक्सिस, इसमें केवल एक ही एक्सिस होता है। और यहाँ पे ये आप कहेंगे यहाँ पे ये 6 रेड होते हैं, जनरली 3 एक्सिस होती है, यहाँ पे 3 एक्सिस होते हैं और 6 रेड हो जाते हैं, अभी बताएंगे। अब जैसे, और ये 4 आर्म होता है यहाँ पे, 4 रेड। जैसे देखिए एक स्पिक्यूल हम बना रहे हैं, ये भी 3 तरीके का होता है। एक की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोनोएक्टिनल, डाइएक्टिनल, और एक होता है एम्फीडिस्क। जैसे देखिए एक ही एक्सिस हो,
मोनोएक्टिनल का मतलब इस तरीके से, ऐसा स्पिक्यूल हो, तो एक ही एक्सिस दिख रही है आपको, एक ही एक्सिस है। डाईएक्टिनल का मतलब ये देखिए, दो एक्सिस दिख रही है आपको, अरे सॉरी, एक ही एक्सिस है लेकिन दो क्या है, पोल है। एक ही एक्सिस तो एक ही है लेकिन पोल दो हैं, ठीक। और एम्फी डिस्क का मतलब दोनों तरफ डिस्क हो, दोनों तरफ क्या हो, डिस्क हो। ट्राई रेडिएट 6 रेड अभी बताया था भाई, देखिए 3 एक्सिस है, 3 एक्सिस होगा तो ये जनरली कैसे होते हैं, 6 रेड होते हैं। और टेट्रा रेडिएट का मतलब टेट्रा रेडिएट का मतलब ऐसे, ये टेट्रा रेडिएट होते हैं बस। और कभी कभी क्या होता है, टेट्रा रेडिएट में से एक आर्म अगर टूट गया, जो 4 रेड है इसमें से 1 रेड टूट गया, तो ये ट्राई रेडिएट भी बन सकते हैं, ट्राई रेडिएट भी बन सकते हैं। तो ट्राई रेडिएट ऐसा भी हो सकता है, ये ट्राई रेडिएट ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो ये इसके, आपको पता है इसका स्क्लेरोब्लास्ट सेल एम्बीडेड कहाँ होता है, ये एम्बीडेड होता है मीजेनकाइम में, एम्बीडेड इन मीजेनकाइम। इसका स्केलेटल सिस्टम कहाँ पाया जाता है, मीजेनकाइम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मीजेनकाइम में पाया जाता है, ठीक। तो ये इसके स्केलेटल सिस्टम हो गए। और इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स जो कि स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होती है, स्पॉन्ज में डिफरेंट टाइप की सेल्स कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में देखें। चलिए देखिए, अब देखना क्या है हमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस, सॉरी, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस। पहला टाइप का सेल जिसको हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं, आपको पता है भाई, ये फॉर्म पिनेकोडर्म क्या बनाती है, पिनेकोडर्म। एक्टोडर्मल या हम कह सकते हैं एक्सोजिनस होती, बाहर की तरफ। दूसरे टाइप की सेल जो कोइनोसाइट्स होती, कॉलर सेल्स कहते हैं इनको, या फ्लैजिलेटेड सेल्स कहते हैं। आप कह सकते हो कि जो पिनेकोडर्म है एंड इनकरेंट कैनाल एंड लाइंड इनकरेंट, अभी बताया था जो इनकरेंट कैनाल है उसकी लाइनिंग किसकी होती है, पिनेकोसाइट की। जो कोइनोसाइट है वो कॉलर सेल्स है, इसका काम है भाई ये लाइन स्पॉन्जोसील को भी लाइन करती है एंड रेडियल कैनाल को भी लाइन करती है। अब उसके बाद ये तो बाहर की चीज हो गई, ये तो दोनों लेयर की बात होगी, जो एक पिनेकोडर्म और एक कोइनोडर्म थी। बाकी अब जो सेल्स होती हैं, वो बाकी की जो सेल्स होती हैं वो मीजेनकाइम में होती हैं। किसमें होती हैं, बीच की लेयर, जिलेटिनस लेयर मीजेनकाइम में। तो मीजेनकाइम में सबसे पहली सेल है अमीबोसाइट्स, या हम ऐसे लिख देते हैं आर्कियोसाइट्स। भाई आर्कियोसाइट्स के बारे में बता दिया, टोटीपोटेंट है, स्टेम सेल है। दूसरी मायोसाइट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्ट एज मसल की तरह एक्ट करती हैं एंड न्यूमरस अराउंड ऑस्क्यूलम के चारों तरफ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां से पानी बाहर ऐसे फेंकना होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तीसरा थीसोसाइट्स, फूड स्टोरेज। थीसोसाइट के बारे में क्या बताया, हमने आपको बताया ही था, फूड स्टोरेज होती हैं। चौथा ट्रोफोसाइट्स, नर्स सेल,
नर्स सेल। पांचवा जो होती हैं सेक्स सेल होती हैं या स्क्लेरोब्लास्ट होती हैं। स्क्लेरोब्लास्ट बता दे। स्क्लेरोब्लास्ट फॉर्म स्केलेटन, यही स्केलेटन बनाती हैं या सिक्रीट स्केलेटन। सेक्स सेल फॉर्म्ड बाय आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट ही सेक्स सेल बनाते हैं, अभी बताया था ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। क्रोमोसाइट्स पिगमेंटेड सेल, पिगमेंटेड सेल। ठीक है, नोट कर लेंगे ना इसको, कोई टेंशन की बात नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं ना। ओके, इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब हम कुछ लाइन आपको कुछ पॉइंट बताएंगे, जैसे कुछ पॉइंट आपको बता दें एकदम इंपॉर्टेंट कि क्या क्या इसमें कोई एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे इफाइडेसिया, पहला क्या है इफाइडेसिया, ये मोस्ट स्टडीड स्पॉन्ज है, मोस्ट स्टडीड स्पॉन्ज इन वर्ल्ड। ठीक, एक है माइक्रोसियोना, माइक्रोसियोना प्रोलीफेरा। ये एक ऐसा स्पॉन्ज है जिसपे रीजेनरेशन एक्सपेरिमेंट किया गया था। रीजेनरेशन एक्सपेरिमेंट ऑन विच स्पॉन्ज, तो आपको याद होना चाहिए। एक है ऑस्करेला, ऑस्करेला वेरी वेरी आईएमपी, इसको क्या लिखेंगे वेरी वेरी आईएमपी। ऑस्करेला एक ऐसा स्पॉन्ज है जो कि ओनली एडिबल स्पॉन्ज है, जिसको खाया जाता है, ओनली एडिबल स्पॉन्ज। और एक है क्लेडोराइजा, क्लेडोराइजा डबल आल रहेगा हमारे हिसाब से, क्लेडोराइजा। ये एक ऐसा स्पॉन्ज है जो डीप सी स्पॉन्ज होता है, बहुत समुद्र में बहुत नीचे पाया जाता है, और इसमें वाटर कैनाल सिस्टम एब्सेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम एब्सेंट होता है, और कोइनोसाइट्स एब्सेंट होती हैं। तो ये करता क्या है, ये करता ये है कि ये कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, खुद ही पकड़ पकड़ के क्रस्टेशियंस को खाता है, फीड्स ऑन क्रस्टेशियंस। ठीक, इज इट क्लियर? बाकी एग्जाम्पल्स तो हमने सारे लिखा ही दिए हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। जैसे कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, एक होता है पोटेरियन, जिसका कॉमन नेम है नेपचून्स गोबलेट। एक है हिर्सिनिया, हिर्सिनिया, जिसका कॉमन नेम है हॉर्नी स्पॉन्ज, हॉर्नी स्पॉन्ज, हॉर्नी स्पॉन्ज। बाकी तो सब हमने आपको लिखा दिया है, सबके कॉमन नेम वगैरह हमें पता है। यूप्लेक्टेला वेनस फ्लावर बास्केट, और इसके अलावा अगर हम बात करें फेरोनिमा, बवाल से याद रखना है, फेरो बाउल स्पॉन्ज, हाइलोनिमा ग्लास रोब, स्काइफा, ठीक है, अर्न स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, ठीक है, और हिप्पोस्पॉन्जिया हॉर्स स्पॉन्ज, क्लायोना बोरिंग या सल्फर स्पॉन्ज। और इसके अलावा हमने आपको बताया क्लायोना के बाद चैलिना, डेडमैन्स फिंगर, हिर्सिनिया, हॉर्नी स्पॉन्ज, पोटेरियन, नेपचून्स गोबलेट। ठीक, इज इट क्लियर? तो ये पूरा फाइलम पोरीफेरा है, खत्म, फाइलम पोरीफेरा खत्म। आगे हम लोगों को क्या करना है, आगे इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको दिया है कि ल्यूकोसोलेनिया की लाइफ साइकिल बताइए, साइकॉन की लाइफ, कुछ भी नहीं करना है। ल्यूकोसोलेनिया कैसा है, कॉलोनियल है, किस क्लास का है, कैसा कैल्केरियस सिस्टम है इसमें आपको पता है, इसमें एक वाटर कैनाल सिस्टम कैसा है, इसका लार्वा कैसा है, सब वही है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बस आप एकदम ऐसे ही इसको पढ़िए, इसमें और कुछ नहीं करना है। 16 स्लाइड्स हैं इस पूरी के पूरे फाइलम की,
इससे एक क्वेश्चन बाहर आ गया तो नाम बदल देंगे हम, ठीक है। आएगा ही नहीं क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमने नहीं पढ़ा है। ये सारी चीज आपको एज इट इज पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। तो देख लीजिए एक बार। बाकी हमने आपको यहाँ तक तो बताया ही था। अब हमने जो कैनाल सिस्टम बताया, क्योंकि देखिए इस चैप्टर से आपको कैनाल सिस्टम, क्लास के सारे एग्जाम्पल्स, ठीक, क्लास के सारे एग्जाम्पल्स कि कौन कौन किस क्लास से बिलोंग करता है, और बाकी और क्या कुछ भी खास नहीं है उसमें। एक टोटी पोटेंशियल आपको कॉमन है, बाकी पाथवे पूछ देता है, पाथवे पूछ देता है, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में सिलेंट्रेटा के साथ, और जल्दी ही हमें लग रहा है कि परसों हम आपका एक लाइव डिस्कशन होगा फ्रूट का और फैमिली का, तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक। ओके, गुड नाइट।